नमस्कार मित्रों, फिर से हाजिर हूँ। मैं कुंवर अमित सिंह। अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। जिस प्रकार से अपन ने ऋग्वैदिक काल देखा था उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल को भी देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या बदलाव आए और किस प्रकार से ये संस्कृति आगे बढ़ी। तो पहला अपना पॉइंट उसी प्रकार से जैसे अपन ने ऋग्वैदिक काल देखा था तो वहां पर बात की थी नंबर 1 विस्तार की। समझिए, हमने बात की थी कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार इस क्षेत्र में हो गया था, यानी अफगानिस्तान से लेकर के सिंध पंजाब के इस क्षेत्र को लेते हुए और लगभग राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा था यहां तक इनका विस्तार हो गया था, हिमालय से लेकर के। एक चीज, इससे पहले यहां पर एक संस्कृति थी जो सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। वो सभ्यता धीरे धीरे नीचे के क्षेत्रों में आ गई, गुजरात की तरफ बढ़ गई। क्लियर? ये क्षेत्र है प्रारंभिक आर्यों का। और प्रारंभिक आर्य से अर्थ हुआ ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें परिवर्तन आया। आर्यों का विस्तार यूं हुआ पूर्व की ओर, और कुछ विस्तार इनका यहां तक बढ़ गया। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला थी जिसका नाम है विंध्याचल। यानी इस क्षेत्र में तो ये लोग हैं ही, इस क्षेत्र के अतिरिक्त यहां पर एक नदी थी जिसका नाम है सदानीरा, और उसको क्या कहा गया है? गंडक। कौन सी नदी? गंडक। यानी उत्तर पूर्व में इनका विस्तार सदानीरा या गंडक नदी तक हो गया, जो इनकी पूर्वी सीमा मानी गई, और दक्षिण में इन लोगों का विस्तार हो गया विंध्याचल पर्वत तक। क्लियर? यानी उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार उत्तर पूर्व में सदानीरा, और सदानीरा को किस नाम से जाना गया? गंडक तक। अब यहां से एक प्रश्न, यदि आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो वहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, या फिर अपन ग्रेड फर्स्ट या नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर बात कर लेते हैं। अब वो मेरी बात ध्यान आ रही है अभी, तो मैं उसको बता देता हूं कि इनका विस्तार जो करने वाला था उत्तर पूर्व में, उस शासक का नाम था विदेघ माधव। ये शासक है, और इस शासक के द्वारा इनका उत्तर पूर्व में विस्तार किया गया। शासक का नाम विदेघ माधव। ध्यान रहे। अच्छा, इससे थोड़ी सी और भी जानकारी ले लेते हैं कि ये शासक कहाँ का था। तो इस शासक का जो राज्य था वो राज्य था सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र। सरस्वती नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में इस शासक का राज्य हुआ करता था। शासक का नाम था विदेघ माधव, विदेघ माधव। अच्छा, इससे एक प्रश्न और बन जाता है कि इसका एक बहुत ही विद्वान पुरोहित भी था। तो विदेघ माधव के पुरोहित का जिक्र भी कर देता हूं मैं आपके साथ यहीं पर कि पुरोहित कौन था। तो पुरोहित था गौतम राहुगण।
हो सकता है अभी आपके काम में ना है ये चीज़ें, लेकिन आगे जब जाएंगे तो बड़े एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। चलो वापस आ गए। उत्तर पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? सदानीरा या गंडक नदी तक। और दक्षिण में विस्तार कहाँ तक? विंध्याचल पर्वत तक। तो यहां लिख देता हूं मैं, दक्षिण में विस्तार कहां तक? विंध्याचल तक। ध्यान रहे, ऋग्वेद में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का उल्लेख नहीं हुआ है, इसका मतलब उस समय तक इनका विस्तार यहां तक नहीं हुआ था। और उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में बार बार जो जिक्र आ रहा है, विंध्याचल पर्वत का जिक्र आ रहा है, इसका मतलब उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तक हो गया था। अब आपसे पूछे कि साहब ये विस्तार का उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जो है शतपथ ब्राह्मण। याद रखना मित्रों, शतपथ ब्राह्मण में इनके विस्तार का उल्लेख मिलता है, और शतपथ ब्राह्मण में ही विगेद माधव की कथा का उल्लेख भी आता है, और उस कथा से ही हमें पता चलता है कि इनका विस्तार हुआ था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, ये तो हो गई अपने विस्तार की बात। अब विस्तार के बाद हम पढ़ेंगे इनकी राजनीतिक स्थिति, यानी उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक जीवन या राजनीतिक स्थिति समझिए। पॉइंट नंबर 1, हमने बात की थी कि आर्य प्रारंभिक समय में जनों में रहते थे, भाई कबीलों से बन गए थे जन। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक जन के द्वारा दूसरे जन पर आक्रमण किया जाने लगा, और जैसे जैसे आक्रमण बढ़ गए तो जन से बन गए जनपद। क्या बन गए? जनपद। तो जन जो हैं वो बढ़कर के या बड़े होकर के बन गए जनपद। एक तो ये इंपॉर्टेंट, यानी जो प्रमुख राजनीतिक इकाई है इस समय की, वो जनपद कहलाई। ये जो जन से जनपद बनने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें आर्यों के विस्तार के बारे में बताती है, आर्यों की दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में बताती है, ये आर्यों के वृहदता के बारे में बताती है कि वो उनका क्षेत्र बढ़ गया था, उनका विस्तार हो गया था, यानी जन से अब क्या बन गए थे? जनपद। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है अपने को। दूसरा, इस समय अनेक जनपदों का उल्लेख मिलता है हमें, अनेक ग्रंथों में उस समय के प्रमुख जनपदों का उल्लेख मिलता है। मैं महाजनपदों की बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं केवल जनपद शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि महाजनपद जो आएगा वो काल आएगा उत्तर वैदिक काल के बाद का काल। कहीं अगर अभी दिमाग लगा रहे होंगे साहब 16 महाजनपद और ये नहीं, मैं वहां बात नहीं कर रहा हूं, अभी केवल बात कर रहे हैं अपन जनपदों की। तो कुछ प्रमुख जनपदों के नामों का उल्लेख मिलता है अनेक वैदिक ग्रंथों में। वैदिक ग्रंथ जिनमें से प्रमुख ग्रंथ जितने भी थे वो सारे उत्तर वैदिक कालीन हैं, जैसे काशी, मगध, मत्स्य, कौशल, अंग, सिवी, वत्स, इस प्रकार के कुछ प्रमुख जनपद थे जिनका बार बार उल्लेख मिलता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण
जो जन था वो था कुरु। एक बार प्रश्न भी बन गया। प्रश्न कैसे बना कि कुरु जनपद का निर्माण किन दो जनपदों से मिलकर हुआ? तो हम बात करते आ रहे हैं, एक जन हुआ करता था अपना भरत, सुदास का जिक्र किया था वहां पर, और वहीं पर एक जन का उल्लेख किया था पुरु का। इन दोनों जनों को मिला करके एक जन बन गया नया, और वो जन कहलाया कुरुजन। इंपॉर्टेंट है, उत्तर वैदिक काल में ये इंपॉर्टेंट जन है। अब धीरे धीरे इसके बाद में इनमें से ये जन धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता जाएगा। काशी, मत्स्य, कौशल, अंग, शिवी, वत्स, इनके ऊपर, सबके ऊपर धीरे धीरे इन सबसे शक्तिशाली होता जाएगा मगध, और फिर कालांतर में मगध महाजनपद बनेगा। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई जन से जनपद बनने की प्रोसेस। कौन से काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। यानी प्रमुख जो अब सत्ता है, सत्ता का केंद्र जो था, वो जो पहले जन हुआ करता था, अब जन के स्थान पर जनपद हो चुका था। एक तो अपनी बात ये थी। दूसरी बात, इस समय जो राज्य है और शासक है, यहां से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। राज्य और शासक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से संबोधित किए जाते थे। यानी शासक को किस नाम से संबोधित किया जाता था, उसके राज्य को किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो इसके लिए मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं आपको, इनको गांठ बांध लेना। ये 5 बिंदु हो गए अपने। यानी ये 5 क्षेत्र हो गए अपने। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से शासकों को संबोधित किया जाता था, और अलग अलग नाम से उनके राज्यों को। मैं एक बार थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छे से बना दूं। ये 5 तरह के, 5 दिशाओं के राज्य हो गए। जैसे इसको कहा हमने उत्तर दिशा, ये हो गई अपनी दक्षिण दिशा, ये हो गई अपनी पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और इसको कहा हमने मध्य, यानी बीच का क्षेत्र। अब देखो, पूर्व में जो शासक होता था वो शासक कहलाता था। पहले साम्राज्य की बात करें, पहले इसके राज्य की, तो पूर्व में जो राज्य होता था वो कहलाता था साम्राज्य। क्लियर? पूर्व का जो क्षेत्र है, पूर्व के क्षेत्र में जो राज्य होगा, राज्य क्या कहलाएगा? साम्राज्य। अब बात करेंगे पश्चिम की। पश्चिम में जो राज्य होगा वो कहलाता था स्वराज। क्लियर? उधर साम्राज्य कहला रहा है, इधर स्वराज कहला रहा है। उत्तर में इसी राज्य को वैराज्य कहा जाता था, और दक्षिण में उसी राज्य को भोज्य कहा जाता था। क्षेत्रों के नाम, राज्यों के नाम, जनपदों को, पूरे साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था। और मध्य देश में ये जो राज्य होता था, इस राज्य को राज्य कह दिया, राज्य को राज्य ही कहा जाता था, पूरे के पूरे क्षेत्र। क्लियर? अब देखो, ये तो हो गए साम्राज्य का, मतलब पूरे क्षेत्र के नाम। अब साम्राज्य है, तो साम्राज्य का शासक हो गया सम्राट, तो स्वराज का शासक हो गया स्वराट, वैराज्य का शासक हो गया विराट,
राज्य का शासक हो गया राजा और भोज्य का शासक हो गया भोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिलान करने वाले प्रश्न से बन सकता है। दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं मिलान करने वाले इसमें, कि पूर्व में जो क्षेत्र था उसको क्या कहते, मतलब एक तरफ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य नाम दे दिए, और आपसे क्या कहेगा मिलान कीजिए इनके क्षेत्रों को क्या कहा जाता था। तो पूर्व में साम्राज्य, पश्चिम में स्वराज, उत्तर में वैराज्य और दक्षिण में भोज्य और मध्य में राज्य कहा जाता था। फिर प्रश्न को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दे, और डिफिकल्ट बना करके क्या कर सकता है कि पांचों क्षेत्रों में जो शासक होता था वो किन किन नामों से या किस तरह से संबोधित किया जाता था, क्या कहते थे उसको। तो पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा के नाम से वो संबोधित किया जाता था, या उसको राजा के नाम से पुकारते थे। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, और ये प्रश्न बिल्कुल ही आपको फिट कर लेना है, किसी भी प्रकार से ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला, धीरे धीरे हमने पहले बात की थी कि जो शासक होता था, मैं राजा नाम से संबोधित नहीं कर रहा क्योंकि राजा मध्य क्षेत्र का शासक होता था। जो शासक होता था वो मुख्य रूप से सभा समिति के द्वारा, मुख्य रूप से समिति के द्वारा नियुक्त होता था, चयन किया जाता था उसके। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो शासक है वो ज्यादातर वंशानुगत हो गए। हालांकि कहीं कहीं पर उनका चुनाव भी होता था, लेकिन मुख्य रूप से राजा शासक कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया। उसका चुनाव की जो प्रोसेस थी वो ढीली पड़ गई। क्लियर। अब जब ये चुनाव की प्रोसेस ढीली पड़ेगी तो चुनाव करने वाली संस्थाएं भी ढीली पड़ेंगी, उनके महत्व में भी कमी आएगी। तो चुनाव करने वाली या उनकी नियुक्ति करने वाली दो संस्थाएं थी, एक थी सभा और दूसरी थी समिति। ऋग्वैदिक काल में इन दोनों संस्थाओं का बहुत ज्यादा महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इन दोनों संस्थाओं के महत्व में कमी आ गई। यानी सभा समिति के महत्व में क्या आ गई, कमी आ गई। कौन से काल की बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन यहां से यह भी प्रश्न बन जाता है कि कौन से काल में सभा और समिति को प्रजापति की, ये बात भी करूंगा मैं अभी आपसे, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यानी यहां पर कई जगह इनका उल्लेख मिलता है कि सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं साहब, समझ गए। अब प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, इसका मतलब महत्व तो कम हो गया, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ था कि हम ये कहें कि ये बिल्कुल नगण्य नहीं हो गई, इनको गिनाया नहीं जा रहा था। प्रजापति की पुत्रियां ही क्यों कहा गया, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख देवता हैं कौन से, प्रजापति, और इनको दो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। यानी इनमें काम करने वाले लोग, इनमें बैठने वाले लोग, इन संस्थाओं का काम संभालने वाले लोगों को ईश्वर के पुत्र पुत्रियां माना गया। ऐसे अपन इसको समझ सकते हैं। शासक चुनाव भी हो रहा था, लेकिन वंशानुगत भी हो गए थे, और वंशानुगत होते ही किनके महत्व में कमी आएगी, सभा और समिति के महत्व में कमी। लेकिन इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब देखिए आगे क्या हुआ। जो शासक हैं उनके अधिकार जो थे, उन अधिकारों में क्या आ गई, वृद्धि। भाई सभा समिति के महत्व में कमी आएगी तो शासक का महत्व बढ़ेगा, उसके अधिकार बढ़ेंगे। अब शासकों ने क्या करना शुरू कर दिया,
अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बड़ा दर्शाने के लिए कुछ उपाधियां धारण करना शुरू कर दी। शासक उपाधियां लेने लगे, जैसे एकराट, अधिराज और चक्रवर्ती। ध्यान रहे, उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण उपाधि थी वो उपाधि कौन सी थी? एकराट। इस प्रकार की एकराट हुआ, अधिराज हुआ, चक्रवर्ती, यानी शासक जो होते थे वो अपने नाम के साथ ऐसे विरुद्ध धारण करने लग गए और इन विरुद्धों से उनकी ताकत का अंदाजा, यानी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगे। कौन से काल के अंदर? उत्तर वैदिक काल के अंदर। एक तो ये काम करने लग गए। दूसरा, शासकों के द्वारा अब कुछ यज्ञों का संपादन भी करवाया जाने लगा, कुछ यज्ञ भी करवाने लगे, और ये यज्ञ जो थे वो राजनीतिक महत्व के यज्ञ थे। कैसे? राजनीति के महत्व को राजनीति के महत्व से मतलब यानी जो कार्य करने में राजा को लाभ हो, राजा के राज्य का विस्तार हो, वो सारे कार्य राजनीतिक कार्य होंगे। तो राजनीतिक महत्व के यज्ञ करने लग गया। जैसे कौन कौन से कुछ यज्ञों का उल्लेख मिलता है? नंबर 1, राजसूय। नंबर 2, वाजपेय। नंबर 3, अश्वमेध। नंबर 4, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध और एक यज्ञ होता था, थोड़ा सा स्लिप हो गया, अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ। इन 4 प्रकार के यज्ञों का इन 4 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है जो राजा के द्वारा संपादित किया जाता था। अब इनमें से एक यज्ञ जैसे राजसूय यज्ञ है। राजसूय यज्ञ के बारे में एक और भी जिक्र मिलता है कि जब राजा यह यज्ञ करता था तो इस यज्ञ के समय अपने मंत्रियों को, मंत्री कहलाते थे उसके रत्निन, उनका जिक्र अभी अपन करने वाले हैं आगे, उनको खुद जाकर के बुलाता था। यानी मंत्रियों का महत्व बहुत ज्यादा था। अब किस किस समय कौन कौन सा यज्ञ किया जाता था? जैसे राजसूय यज्ञ की बात की, ये शासक के राज्याभिषेक से संबंधित है। कौन से समय? राज्याभिषेक। जब कोई नया शासक बनता था तो अपने मंत्रियों का चुनाव भी कर लेता था उससे पहले वो, और उसके द्वारा उस समय जो यज्ञ किया जाता था वो यज्ञ कहलाया राजसूय यज्ञ। क्लियर? दूसरा यज्ञ हुआ वाजपेय। आप इस बात को समझते हैं कि शासक के द्वारा, शासक इस समय अपने राज्य का विस्तार करता था। राज्य विस्तार में युद्ध इंपॉर्टेंट था और युद्ध के समय घोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो घोड़ों की ताकत यानी घोड़ों की सलामती के लिए, किसकी सलामती के लिए? घोड़ों की सलामती के लिए जो यज्ञ किया जाता था वो यज्ञ कहलाया वाजपेय यज्ञ। क्लियर? तीसरा, अश्वमेध यज्ञ। इसके बारे में जिक्र आप जगह जगह पढ़ भी चुके होंगे कि ये यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाता था। यानी शासक क्या करता था? अपना घोड़ा छोड़ दिया, जितने क्षेत्र में वो घोड़ा विचरण कर रहा है उतने क्षेत्र के अंदर उस राजा का राज्य मान लिया जाता था, उस क्षेत्र में उस शासक का स्वामित्व मान लिया जाता था। यदि
वो शासक उस राज्य दूसरे राज्य का शासक उसके घोड़े को पकड़ लेता था तो युद्ध होता था, जो जीतता था उसी का राज्य हो जाता था। तो ये यज्ञ हो गया साम्राज्य विस्तार के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ये यज्ञ किया जाता था प्रजा की भलाई के लिए। ऐसा नहीं था कि शासक अपनी अपनी भलाई सोचता हो, वह अपनी प्रजा की भलाई भी सोचता था, क्योंकि शासक तभी सुखी रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो। तो उनके लिए एक यज्ञ करता था, अग्निष्टोम यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? शासक 1 वर्ष तक जंगलों में चला जाता था और जंगलों में जाकर के वो सात्विक जीवन जीता था। सात्विक जीवन पूरी तरह से अपने राजपाट से बिल्कुल अलग होकर के। भाई साहब क्लास में थोड़ा क्लियर है? ये इस 4 प्रकार के यज्ञों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं अपन इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि शासक के द्वारा इस समय ज्ञान और दर्शन को भी बहुत महत्व दिया गया। कुछ शासकों का उल्लेख मिलता है कि उन्होंने, जैसे एक राजा जनक का उल्लेख मिलता है, राजा जनक शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को भी पराजित कर देते थे। कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने ज्ञान और दर्शन को भी बढ़ाने का काम किया। हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं, अपन आगे की बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट इसी में शासक के द्वारा अपन ने देखा कि शासक के द्वारा उत्तर वैदिक काल में जो राजा का काम हो गया वो मुख्य रूप से क्षेत्र विस्तार इंपॉर्टेंट था। यानी शासक अपने क्षेत्रों का विस्तार करता था। एक जन से दूसरे जन पर आक्रमण करके जनपद बन गए। अब जनपदों के बीच में अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध होने लग गए। अब जैसे युद्ध होंगे, साम्राज्य बढ़ेगा, साम्राज्य बढ़ेगा तो शासक को बहुत से अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके साम्राज्य को सुचारू रूप से चला सकें। जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में 3 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख पढ़ा। अगला पॉइंट ध्यान रहे, यहां से प्रश्न बन जाता है और यह प्रश्न भी मिलान करने वाला ही बनता है। कुछ प्रमुख अधिकारियों का जिक्र अपन ने ऋग्वेद में देखा, ऋग्वैदिक साहित्य में देखा, जो शासक के सहायक के रूप में कार्य करते थे। कौन कौन से? पुरोहित, सेनानी, पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी, ये अधिकारी थे। अभी भी ये तीनों अधिकारी तो हैं ही, लेकिन इन तीनों अधिकारियों के अलावा और भी अनेक अधिकारी आ गए। क्यों? क्योंकि अब ऋग्वैदिक काल में जो साम्राज्य होते थे वो छोटे साम्राज्य होते थे, उत्तर वैदिक काल में साम्राज्य बड़े हो गए। अब ज्यादा लोग, साम्राज्य बढ़ा तो उसको संभालने के लिए अधिक लोगों की भी आवश्यकता पड़ने लगी। जैसे कुछ प्रमुख अधिकारियों का मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर। भागादुक भी कह देते हैं। यानी इस अधिकारी का कार्य था कर एकत्र करना, टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी। समझिए, इस समय पहले ऋग्वैदिक काल में एक टैक्स दिया जाता था बलि, जो स्वैच्छिक होता था। जनता अपनी इच्छा से वो कर अपने शासक को देती थी, अपने स्वामी को देती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो कर जो था बलि, अब वो अनिवार्य बना दिया गया। यानी अब वो कर चुकाना ही चुकाना पड़ता था और उसके लिए अधिकारी नियुक्त हो गया भागदूत, यानी टैक्स कलेक्ट करने वाला, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर मान लो ना, जांच करने वाला। हालांकि ये टैक्स एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाया? भागदुक। दूसरा इंपॉर्टेंट अधिकारी हो गया संग्रहिता।
दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है मित्रों। भागादुक क्या करता था, टैक्स को एकत्र करता था, लेकिन जो उसको कोष में रखने और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी रखने वाला जो अधिकारी हो गया वो होता था संग्रहीता, यानी कोषाध्यक्ष। कोष का अध्यक्ष, राजा के कोष का अध्यक्ष कौन हो गया, संग्रहीता। एक अधिकारी मिलता है गोवीकर्तन। देखिए उस समय पशु भी हुआ करते थे और पशुओं को वनों में चराया जाता था। अब पशुचारण पर जब कर लग गया, पशुचारण पर भी कुछ कर थोड़ा सा कर लगा दिया गया था, तो अब क्या करने लग गया, उन वनों के लिए भी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया कि वनों की देखरेख करने वाला, और वो क्या कहलाता था, गोवीकर्तन। तो वनों का अधिकारी, वनों का अधिकारी क्या कहलाएगा, गोवीकर्तन। अगला अधिकारी इस समय जो प्रमुख अधिकारियों में शामिल था उसका नाम हुआ पालागल। पालागल ये एक विद्वान होता था, विदूषक होता था, उसको कह दिया विद्वान। ये इसको भी अधिकारी या मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ करता था मित्रों, ध्यान रखना। जैसे भागादुक कर एकत्र करने वाला, संग्रहीता कोषाध्यक्ष, गोवीकर्तन वनों का अधिकारी। ये गोवीकर्ता भी नाम मिल जाता है इसका कई जगह, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। गोवीकर्तन की जगह गोवीकर्ता नाम भी आ जाता है। पालागल विदूषक होता था। एक हो गया व्राजपति या वाजपति भी कह देते हैं इसको, ये हो गया चरागाहों का प्रधान। दोनों में डिफरेंस है, उन दोनों में। यहां पर वो जो मैंने बात कही थी वो यहां पर काम आएगी। गोवीकर्तन वनों का, लेकिन व्राजपति चरागाहों का प्रधान अधिकारी हुआ करता था उस समय। ध्यान रहे दोनों में डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आपको अच्छे से समझ लेना है। ये वनों का अधिकारी है और जो व्राजपति है ये चरागाहों का अधिकारी है। एक अधिकारी होता था कुलपा, ये परिवारों का प्रधान हो गया। कुछ परिवारों का प्रधान, एक गण का प्रधान मान लीजिए, कुछ एक समूह का प्रधान मान लीजिए, इसको कहा गया कुलपा। क्या कहा गया मित्रों, कुलपा। एक हो गया अक्षवाप, एक अधिकारी हो गया अक्षवाप। अक्षवाप कह सकते हैं अपन राजा का मित्र, राजा का बहुत अच्छा मित्र, जो राजा की सहायता करता था। किस समय, जब राजा जुआ खेलता था, यानी इसको अपन कह सकते हैं जुए का अधिकारी। अब समझिए, ये वह मित्र है जो पासे के खेल में शासक का साथी होता था, उसको सहायता देता था पासे के खेल में। वो महाभारत से ध्यान आ गया होगा, पासे का खेल वगैरह आपको। और उस अधिकारी को क्या कहते थे, अक्षवाप। इसको अधिकारी का यानी मंत्री का दर्जा, रत्निन का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट, एक हो गई महिला जिसको कहते थे महिषी। ये प्रमुख रानी होती थी, यानी राजा की बहुत सी रानियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट रानी होती थी, सबसे ज्यादा जिसको महत्व दिया जाता था, वो कहलाती थी महिषी। और महिषी को भी मंत्री का या अधिकारी का दर्जा प्राप्त होता था इस समय। ये कुछ प्रमुख अधिकारी हो गए हमने जिनके बारे में बात की। लगभग 11।
अब प्रश्न क्या बना कि ये जो अधिकारी होते थे इनको कहा गया रत्निन। ये 3 तो पहले से ही चले आ रहे हैं, 8 ये नए पढ़ लिए अपन ने, अधिकारी हो गए 11 और इन्हें कहा जाता था रत्निन। और प्रश्न क्या बनता है कि 11 रत्निनों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण। सब ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रश्न बन जाते हैं, वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रश्न बनने वाला जो ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। इसके अंदर 11 रत्निनों का उल्लेख है, कौन से ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में 11 का। और जितने भी समस्त अधिकारी हैं उन समस्त अधिकारियों का उल्लेख एक संहिता में भी है, और वो संहिता कौन सी है? तैत्तिरीय संहिता। एक और प्रश्न, यहां लिख देता, या अगले में मैंने कहा 11 रत्निन का उल्लेख, केवल 11 का, इंपॉर्टेंट है, केवल 11 का रत्निन का उल्लेख कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में। और सभी अधिकारियों का उल्लेख, कई जगह इनकी संख्या 18 भी है, कई 22 भी है, 20 भी है, तो सभी अधिकारियों का उल्लेख जो है वो है तैत्तिरीय संहिता। इनके बारे में अपन जिक्र करेंगे लास्ट में, मैंने कहा था आपको वैदिक साहित्य में लास्ट में बताऊंगा, अच्छे से याद करेंगे इनको। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, 11 रत्निन का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और सभी अधिकारियों का तैत्तिरीय संहिता है। प्रमुख अधिकारी क्या कहलाए? रत्निन, संख्या शतपथ ब्राह्मण में 11। पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, भागादुक, संग्रहिता, गोविकर्तन, पालागर्त, वाजपति, कुल्पा और अक्षवाप और एक महिषी, ये भी अधिकारियों में शामिल है। ये प्रमुख अधिकारी थे जो शासक को उसके शासन संचालन में सहायता प्रदान करते थे। इनसे मिलान करने वाला प्रश्न बहुत ज्यादा बार बना है, बनने की संभावना भी है। अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अच्छा हुआ तो यहीं से बनेगा प्रश्न। तो मित्रों, इन चीज़ों को बार बार देखते रहिए, बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहिए और इनको याद करते रहिए। कोशिश कीजिए कि एग्जाम में जब जाएं, जब ये शब्द देखें तो आप सीधा आंसर लगा सकें। मेरा प्रयास है कि आपको 100% तो ना कह करके 95% मैं वो मैटर करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम आए, आपकी सहायता करे। अब जब अपन राजनीतिक स्थिति पढ़ रहे हैं तो वहां पर कर की भी बात कर लेते हैं। टैक्स, पहले एक कर पढ़ा था अपन ने ऋग्वैदिक काल में, कर का नाम था बलि, यानी बलि। अब का मतलब क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल। बलि अब अनिवार्य कर हो गया था, यानी पहले ये जो स्वैच्छिक कर था, अब ये बलि नामक कर अनिवार्य हो गया, इसको चुकाना ही पड़ता था। तो मुझे लगता है कंसेप्ट आपका क्लियर है, आप बात को अच्छे से समझ भी रहे होंगे। मैं कुंवर अमित सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।